हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 10 बज चुके हैं, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे पास। तो हम कर रहे थे अंतिम 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम संपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन लेते हैं और इसका निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत होता है मेरे पास। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। 10 दिनों के 10 मॉडल पेपर में आज हमारा चौथा मॉडल पेपर है दोस्तों। यदि आप ये मॉडल पेपर रेगुलर रूप से मिला रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे पास तो आपको काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए रोज़ मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ में जुड़ें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोज़ 10 बजे मेरे साथ में जुड़े रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ मेरे पास तो यहाँ पर रीजनिंग के अलावा जो ये क्लासें हैं, क्लासों का शेड्यूल आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप क्लासें ले सको, ठीक है ना। संपूर्ण तैयारी करने के लिए इन अंतिम दिनों में और शानदार तैयारी करने के लिए आप ये क्लासेस ज़रूर देखें। तो चलिए मेरे पास तो चलते हैं मोटिवेशन कोट की ओर, फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका है हमारा मोटिवेशन कोट, सफलता तेरे हौसलों के वार से रुकावट की दीवार जरूर गिरेगी, तो देख लेना सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्यास। तो तेरे ये हौसले हैं, आपके ये हौसले हैं मेरे प्यास, तो आपकी ये मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएंगी मेरे प्यास तो, और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना इतनी, वो मेहनत आपके ज़रूर रंग लाएगी मेरे प्यास तो, एक दिन आप सफल ज़रूर होगे, ठीक है ना। तो इसी सफलता की कड़ी में मेरे प्यास तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहेंगे तो आप जीवन में कभी रुक नहीं पाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे मेरे प्यास तो, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आज आपके रीजनिंग के अलावा भी जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से अच्छे से पूरी की पूरी क्लास देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए आंसर दीजिएगा। कथन आपको दे रखा है और आपको तर्क दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। चलिए जूम कर देता हूँ जिनको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कथन पढ़िए मेरे पास तो, सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। यह है आपका कथन। अब आपको तर्क क्या आता है? हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों को की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा, या फिर नहीं, यह सार्वजनिक धन का अपव्यय होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बोला गया है कथन में, देखिए कथन है वही आपका क्या है, सब कुछ है, ठीक है ना। कथन है वही आपका सब कुछ है, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। सरकार को जो सीमा पर है जो कि कार्य करने वाले जो सैनिक है उनको दुर्गम क्षेत्र भत्ता है जो कि देना चाहिए। दुर्गम क्षेत्र भत्ता मतलब कि जो सेना है जो कि सीमाओं पर कार्य कर रही है उनके यहाँ पर क्या दोस्तों रिस्क ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मेरे पास तो उनके है क्या है दोस्तों, उसके उनके लिए जो कि दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। ये आपका तर्क सॉरी आपका कथन दे रखा है, तो उसी के अनुसार देखिए मेरे पास तो हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। दुर्गम क्षेत्र भत्ता मतलब कि कठिन काम कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर की देना चाहिए, और इसमें है कि सैनिकों की की कर्तव्य निष्ठा भी बढ़ोतरी होगी मेरे पास तो, वो और अच्छे से कि यहाँ पर के अपना काम कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। भत्ता मिलेगा तो उनको एक और मोटिवेशन भी मिलेगा और अच्छे से और वो अपनी मेहनत करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक धन का अपव्यय होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 एक सशक्त है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो क्या हो जाएगा। इसी प्रकार का है, पूर्व अवधारणा आपको दे रखी है। दुकानदार ने संजय से कहा, इनमें से यह 3 दरवाज़ों वाला फ्रिज आपकी ज़रूरतों के हिसाब से उपयुक्त रहेगा। संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है, फ्रिज में 3 दरवाजे हैं, कौन सा मेरे पास तो अंतर्निहित है मेरे पास तो बताइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो, कौन सा अंतर्निहित है मेरे पास तो बताइएगा। देखिए संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है, ठीक है, संजय को
एक फ्रिज की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। चलिए, एक फ्रिज की आवश्यकता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दुकानदार ने यहाँ पर जो भी कहा है, दुकानदार ने कहा है कि 3 दरवाज़ों वाला फ्रिज है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से उपयुक्त है। ठीक है ना, 3 दरवाज़ों वाला फ्रिज उसको चाहिए। फ्रिज में 3 दरवाजे हैं, बिल्कुल सही है। ये तो इसमें कथन में आपका आ रहा है ना। ठीक है ना, बोला जा रहा है आपको अंतर्निहित कौन सा है, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है ना, फ्रिज भी उसे एक चाहिए। ठीक है ना, फ्रिज एक चाहिए, तभी दुकानदार ने कहा कि ये फ्रिज है जो कि 3 दरवाजे वाला है, और 3 दरवाजे वाला आपके लिए ये फ्रिज है जो कि परफेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। DJOS?X। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए इधर देखिए मेरे पास, तो क्या करना है, 4, 10, 15, ठीक है, 4, 10, 15, 19, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में 24। तो मेरे पास तो अंतर देख लीजिए, पहले तो 6, उसके बाद 5, 4, उसके बाद में 3 आएगा अंतर, 3 अंतर आएगा, तो मेरे पास तो इसमें जोड़ लीजिए आप। 19 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो 22 आ जाएगा, मतलब कि वी में आप अब की बार 2 जोड़ोगे तो मेरे पास तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिएगा मेरे पास तो सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको भी। दोस्तों क्लास को शेयर वेयर करते रहो ना, क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सुबह 10 बजे रीजनिंग का निचोड़। ठीक है ना, देखिए 10 से 13 हुआ मतलब कि 3 बढ़ा, 13 से 16 हुआ 3 बढ़ा, 16 से 19 हुआ 3 बढ़ा, इसमें आपकी बार 3 बढ़ेगा तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, मतलब कि 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 22। और 22 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। और आगे वाला आप जो ABCD वाला है वो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक तो यहाँ पर स्टेप मिल चुका है और डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं। लगाना चाहो तो देख लीजिए, यहाँ पर 16 से 13 हुआ, 13 से 10 हुआ, 10 से यहाँ पर 7 हुआ, 7 से आपकी बार क्या हो जाएगा, मेरे पास तो 3 कम हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21। चलिए आंसर फरमाइएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर फरमाइए मेरे पास तो। देखिए अंतर देख लीजिए यहाँ पर, 5 से कितना हुआ, 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर आपकी बार 2 जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 23 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्यू का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ है गुणा, टी का अर्थ है माइनस, के का अर्थ है भाग, और तो आपको ये इसका मान याद करना है, बताइएगा। चलिए तो देखिए मेरे पास तो 35, के का मान कितना है, भाग है, तो भाग को नीचे लगा दीजिए। क्यू का मतलब है प्लस, और 4, जे का मतलब है गुणा, 8, टी का मतलब है माइनस, और 2। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 बार गया, और ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 माइनस 2 गया, तो यहाँ पर 30, 30 और 7 आपका 37। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। देखिए मोबाइल को ना हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए अगर उम्र प्यास तो, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दी है ना,
क्योंकि यहाँ पर जूम करूँगा तो आधा क्वेश्चन आपका छुप जाएगा, ठीक है ना, तो फिर ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या किया करो, मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड पर कर लिया करो, आधा कर लिया करो। चलिए, नीचे दिया गया डेटा ABC कंपनी, ठीक है, ABC कंपनी की बिना गियर वाली दोपहिया वाहन मोटरसाइकिलों की बिक्री से संबंधित जानकारी है, ठीक है। 2004, 2005, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 14 और 16 की यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। आपको पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा नीचे, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई? बताइएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, किस वर्ष, सिंपल सा आंसर बिल्कुल। देखिए काफ़ी विद्यार्थियों का अभी भी गलत आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा मेरे पास, तो ऐसे कैसे एग्ज़ाम पास होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे ऊपर कौन है, पैमाना सबसे ऊपर जा रहा है इसका 2016 वाले का ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ का फ़ायदा उठाइए। 10 बाइक यहाँ पर मेरे पास तो हो रहा है, ठीक है ना, तो 10 बाइक की बिक्री हुई है 2016 में, वो भी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। देखिए सबसे ज़्यादा हाइट किसकी जा रही है, 2016 की जा रही है, तो 2016 में सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई। आगे बात समझ में। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न देखकर आपका होश उड़ गए होंगे, और होश क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे पास तो आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं मेरे पास तो, ठीक है ना, क्योंकि टिप्पे लगाने से अच्छा है एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद में नहीं आता तो टिप्पे लगाइए, है ना, और आएगा क्यों नहीं मेरे पास तो, अब तो सारे के सारे प्रश्न आएंगे। चलिए, इसका मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आपको पूछा गया पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री, यहाँ पर की पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई? बताइएगा दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष है जो कि कमी आई है? ग्राफ को देखिए अच्छे से और बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ नहीं करना, ना कैलकुलेशन करनी है, ना कुछ करना है, बस आंसर देना है, सीधा सिंपल सा आंसर है। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप गलतियां करोगे तो मेरे पास तो मामला गड़बड़, ठीक है ना। चलिए देखिएगा मेरे पास तो, देखिए निरंतर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, निरंतर बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 था, ठीक है, 2 बाइक बिकी, उसके बाद में 4 बिकी, ठीक है, उसके बाद में 2 आ गई, मतलब कि 3 है, ये 3 के लगभग है, ठीक है ना, 3 के लगभग है। तो मेरे पास तो देखिए यहाँ पर पहले 4 बिकी, उसके बाद में 3 आ गई, मतलब कि इसमें कमी हुई है। आ रही बात समझ में? इस वर्ष क्या हुई है, 2006 में कमी हुई है। आ रही बात समझ में? पिछले वर्ष की, पिछला वर्ष कौन सा है, 2004 है, 2004 की तुलना में 2006 में कमी हुई है। आ रही है बात समझ में? और उसके बाद में देख लीजिए सब में यहाँ पर क्या हो रही है, इसमें देखिए बराबर है, और इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा है, 2006 में 2004 की तुलना में कमी हुई है। आ रही है बात समझ में? आ गए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यदि n प्राकृत संख्याओं के योग का वर्गों का योग आपका ये दे रखा है, ठीक है, और n एक धनात्मक पूर्णांक है, तो मेरे प्यास तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो 1 और 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए ऐसा प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था वो तो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है आपको, तो आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र आपका ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसके साथ में आपको n एक धनात्मक पूर्णांक है, दोनों की आवश्यकता होगी, या फिर एक की आवश्यकता होगी, वो आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों। चलिए, क्या पता होना चाहिए आपको, देखिए इस आंसर देने के लिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
प्राकृत संख्याओं का यहाँ पर हम बात करें, वर्गों का योग की बात करें, ठीक है ना, वर्गों के योग की बात करें तो मेरे पास तो n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला तो हमें चाहिए ही होगा, ठीक है ना, चाहिए ही होगा, तभी हम यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे। और n एक धनात्मक पूर्णांक है तो मेरे पास तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि n क्या है, मेरे पास तो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी मतलब कि ये काम नहीं आएगा, इसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा। आगे बात समझ में, चले आगे। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, केवल एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पिछली बार पूछे गए थे और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एजुकी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर एजुकी प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा ज़रूरी है। शकुंतला की आयु ज्ञात करें। यदि देखिए शकुंतला की आयु ज्ञात करनी है तो आपको ऑप्शन एक और ऑप्शन दो दे रखे हैं, दो कथन आपको दे रखे हैं, इन दोनों में से आपको या फिर एक से आयु निकाल सकते हो या फिर दोनों की आवश्यकता होगी, या फिर कौन से आयु निकाल सकते हो, बस आयु निकालनी है आपको शकुंतला की। शकुंतला की आयु उस अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है। शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। तो मेरे पास तो बताइएगा कैसे निकालोगे आप आयु। देखिए मेरे पास तो शकुंतला आपको एक दे रखा है, शकुंतला की आपको ज्ञात करना है शकुंतला की आयु। शकुंतला की आयु उसके पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है, लेकिन पहले में हमें यह नहीं दे रखा है कि शशि की आयु क्या है। शशि की आयु पता होगी हमें, तभी हम शकुंतला की आयु निकाल सकेंगे। तो अब दूसरा देखिए, शशि की वर्तमान आयु आपको दे रखी है 3 वर्ष, मतलब कि 3 वर्ष आपको दे रखी है शशि की आयु, ठीक है ना। तो हम इससे ऑप्शन नंबर 1 और 2 से दोनों से हम मिलाकर क्या निकाल सकते हैं, शकुंतला की आयु निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मेरे पास तो शकुंतला की आयु आ जाएगी, मतलब कि दोनों यहाँ पर इसकी पर्याप्त आवश्यक रूप से पर्याप्त हैं, ठीक है ना, आवश्यक हैं, दोनों के दोनों आवश्यक पड़ेंगे, दोनों की आवश्यकता पड़ेगी तभी हम आयु निकाल पाएंगे शकुंतला की। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को शेयर वेयर करते रहिए मेरे पास तो, है ना, शेयर वेयर करते रहिए क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सके। चलिए आंसर दीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास तो देखिए, यहाँ से इस प्रकार से है, तो मेरे पास तो यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से था तो इस प्रकार से हो गया, तो अब की बार मेरे प्यारे दोस्तों ये ऐसे रहेगा और एक इस प्रकार से आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी बताइएगा। देखिए पहले इस प्रकार से था तो फिर क्या हो गया मेरे पास, तो इस प्रकार से अंदर चला गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो असंगत को पहचानना है। ऐसा प्रश्न हमने कल भी किया था। देखिए यहाँ पर एक रेखाएं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। असंगत को छांटिए मेरे पास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर ए और सी ये क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे पास तो यहाँ पर हम बात करें तो अलग अलग सवाल के यहाँ पर की जवाब काफ़ी हो जाएंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग जवाब होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं यदि बात करूँ कि इनको मैं ऐसे काट देता हूँ तो ये दो बराबर भागों में बढ़ता है, बीच में से ऐसे काट दूँ स्ट्रेट तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। और यदि मैं इनका दर्पण प्रतिबिंब करूं तो भी मेरे पास तो ये क्या होता है, सेम टू सेम दिखाई देते हैं।
लेकिन सी में ऐसा नहीं होता है। सी में ऐसे काटूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मामला दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि मैं इसका दर्पण प्रतिबिंब देखूं तो भी ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें, एक चीज़ बात करें, देखिए एग्जामिनर पर निर्भर करता है ये किस प्रकार से लेता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये खुला है, ये भी थोड़ा सा खुला है, ये भी खुला है, ये पूरा बंद है। इस प्रकार से भी एग्जामिनर ले सकता है। तो हम पहले वाला लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं मेरे पास तो हालांकि क्वेश्चन में 2 बार यू आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक ही है। चलिए असंगत को पहचानिए मेरे पास तो। चलिए ऐसा प्रश्न हमने किया था पहले, तो हैज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, 4 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये देखिए ये क्या है, मुद्राओं का चिन्ह है, लेकिन ये हैज़ क्या हो गया, एक अलग चिन्ह हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। असंगत को पहचानिए जल्दी से, कौन सा एक अलग है, आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए मेरे पास तो यहाँ पर डॉट, ये वाला चिन्ह और ये चिन्ह, ये क्या है मेरे पास तो आपके अलग चिन्ह है, लेकिन ये मेरे पास तो आपका गणित का चिन्ह है। क्या दोस्तों, गणित में काम आता है, इसका मतलब होता है प्लस। और ये सारे के सारे मेरे पास तो आपके जो लैंग्वेज आप लिखते हो उसमें काम आता है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। मार्शल आर्ट कुंग फू, कराटे, ये इस प्रकार से आप वेन आरेख में दर्शाओगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो कुछ इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। मार्शल आर्ट में आपका कुंग फू और कराटे दोनों आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न, आंसर दीजिएगा। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या निकालिए मेरे पास तो। चलिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया था जब हमने इसको सीखा था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूर वाले को दूर से गुणा करना है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास तो, यहाँ पर कितने हो गए, 30 हो गई क्या मेरे पास तो, 30 हो गई। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए इसी बात पर से एक बार से थम्स अप कीजिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है मेरे पास तो एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे लाडलों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए इसी प्रकार से आप समझते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए मेरे पास तो, ठीक है ना। बस आप खुश रहने चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाईं ओर मुड़ती है और फिर से बाईं ओर मुड़ती है, अंत में वह दाईं ओर जाती है। फिर वह किस दिशा में चल रही है, बताइएगा। जो परिणीता है वो उत्तर की ओर जाती है, किस तरफ जाती है, उत्तर की ओर जाती है। चलिए उत्तर को ओर भेज दीजिए इसको, उत्तर की ओर जाती है तो उत्तर की ओर इसको भेज दीजिए मेरे पास तो उत्तर की ओर चली गई है, ठीक है। उत्तर की ओर गई है, उसके बाद में वो क्या बोलती है, बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ गई। अब वह दाईं ओर जाती है, तो दाईं ओर जाती है तो इस तरफ, मतलब कि ये किस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। ये क्या है, पश्चिम है मेरे पास तो। और ये क्या है, पूर्व है। ये क्या है, उत्तर है। ये क्या दक्षिण है। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस तरफ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, बताइएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 1।
जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन देखिए, इसमें आंखें गायब हो गई, इसमें 2 हाथ आ गए, थे ही नहीं इसके 2 हाथ, इसमें देखिए 2 हाथ आ गए, पैर छोटे हो गए, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लाइक वाइक करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों ना, लाइक वाइक करते चलो, शेयर वेयर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीवी रमन, होमी जे भाभा, श्रीनिवास रामानुजन। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इनमें धोनी है, जो कि MS धोनी है, वो एक अलग हो जाएगा। एक ही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, खिलाड़ी है, क्रिकेटर खिलाड़ी है। आ गई बात समझ में, बाकी सब यहाँ पर अलग हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर एक बार देखिएगा। चलिए बिल्कुल, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति के पिता की बहन राधिका के किस प्रकार संबंधित होगी। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, राधिका की बहन ज्योति, राधिका की जो बहन है वो है ज्योति, ठीक है। ज्योति के पिता की बहन राधिका की किस प्रकार संबंधित, मेरे प्यारे दोस्तों ज्योति के पिता की बहन क्या लगेगी, उसके बुआ, ठीक है, बुआ लगेगी। और बुआ इन दोनों के लगेगी क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, तो जो राधिका की लगेगी वही ज्योति की लगेगी। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बताइएगा। कुछ अंगूर नीले हैं, कुछ काजू मटर हैं, कुछ अंगूर लाल हैं, कुछ अंगूर नीले हैं। बताइएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष का कौन सा अनुपालन करता है। देखिए कुछ अंगूर हैं वो कुछ अंगूर हैं वो कुछ अंगूर क्या है, नीले हैं। ये क्या है, अंगूर, और ये क्या है, नीले हैं। कुछ काजू मटर हैं, कुछ क्या है, कुछ काजू हैं, वो क्या है, मटर हैं। ये काजू हो गए, ये मटर हो गए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ अंगूर लाल हैं, कुछ अंगूर है वो लाल है, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे दोस्तों, लाल की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। कुछ काजू नीले हैं, कुछ काजू नीले, ये भी गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर तो काजू और नीले का कोई संबंध ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर न तो 1 करता है, न ही 2 करता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। कथन निष्कर्ष आपके सामने दे रखा है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक षटकोण में 6 भुजाएं होती हैं, और एक बहुभुज, देखिए निष्कर्ष आपको दे रखा है, एक बहुभुज में कई भुजाएं होती है। निश्चित रूप से गलत है, निश्चित रूप से सही है, असंगत, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष आपको दे रखा है, बताइएगा जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, देखिए 3 भुजाओं वाला त्रिभुज है, 6 भुजाओं वाला षटकोण है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों बहुभुज मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें कई भुजाएं हो, बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 वाले को त्रिभुज कहते हैं, षटकोण 6 वाले को कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारी भुजाएं हैं, उसको बहुभुज कहेंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कथन आपको दे रखा है, पूर्व धारणा आपको दे रखी है, बताइएगा। आजकल सचिन के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उससे मिलना कठिन हो गया है। सचिन आजकल व्यस्त हैं, सचिन एक राजनेता है, तो मेरे पेरेंट्स तो बताइएगा सचिन के लिए कौन सा यहाँ पर जो कि सही ऑप्शन नंबर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे पास। तो सचिन आजकल व्यस्त रहता है, यही इसके अंदर कहा गया है, ठीक है ना, यही इसके अंदर कहा गया। राजनेता की हमें बात नहीं की गई है,
आगे बात समझ में, राजनेता के हमारे पास में कोई भी बात नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ABFJ क्वेश्चन मार्क V, आंसर दीजिएगा। क्या आएगा खाली रिक्त स्थान पर, बताइएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो आपको ABCD का कोड तो याद होना ही चाहिए। 1 2 6 10, उसके बाद में खाली जगह, उसके बाद में 22। अब देख लीजिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 1 का, उसके बाद में 4 का, उसके बाद में 4 का, उसके बाद में मेरे पास तो यहाँ पर अंतर वाला मामला तो यहाँ पर नहीं बैठता लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, देखिए दिमाग लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो आपका यहाँ पर अंतर आ रहा है, देखिए 10 और उसके बाद में खाली जगह, उसके बाद में 22। यहाँ पर हम देखें, देखिए पहला तो आ रहा है 1, ठीक है, उसके बाद में 4 का अंतर, उसके बाद हम और 4 का अंतर लें तो यहाँ पर होता है 14, उसके बाद में और यहाँ पर अंतर लें हम 4 का, तो यहाँ पर आता है मेरे पास 18 के बाद में और 4 का अंतर लें तो 22 आ जाता, मतलब कि 4 का अंतर ही आएगा। ठीक है, तो n आपका हो जाएगा और यहाँ पर r का 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 दिया है। आगे बात समझ में, इसी प्रकार से करना है। देखिए पहले में यहाँ पर 1 आ गया, कोई बात नहीं, आगे जो यहाँ पर 4 की सीरीज बन रही है वो बिल्कुल आपके मायने रखेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए 6 से क्या हुआ मेरे पास, तो 8 हुआ, मतलब कि 2 जोड़ा। ठीक है, 8 से 12 हुआ, मतलब कि 4 जोड़ा। यहाँ से कितना हो गया, 6 जोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर अब की बार कितना जुड़ेगा मेरे पास, तो 8 जुड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, 26 आ जाएगा। तो 26 के बाद में यहाँ पर देखिएगा F6, उसके बाद में 7। ठीक है ना, देखिए 6 7 9 12, तो यहाँ पर देखिए 6 से 1 हुआ, 2 3 का अंतर, उसके बाद में 4 का अंतर आएगा, तो मेरे पास तो 16 पर मेरे पास तो P आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। P और 26 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। श्रृंखला आपको दे रखी है, आपको बताना है कि 15वां पद क्या होगा। श्रृंखला आपको दे रखी है, आपको बताना है कि 15वां पद क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। देखिए ए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे पास, तो आपने 8वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, A+n-1 इंटू डी। n पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है ना, AN बराबर ये सूत्र होता है। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, समांतर श्रेणी है। कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 का, और यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो इसी प्रकार से मेरे पास तो निकाल लीजिए, डी होता है सर्व अंतर, जो कि इनका अंतर होता है वही क्या होता है, डी होता है। पहला पद मतलब कि ए होता है 5 प्लस एन क्या है मेरे पास, तो आपको 15वां पद निकालना है, तो n-1। ठीक है, गुणे में डी। मेरे प्यारे दोस्तों इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 का अंतर है, तो मेरे पास तो 4 यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिए इस प्रकार से निकाल पाओगे। ठीक है, 5 प्लस 14 हो गए, 14 से 4 को गुणा करोगे तो मेरे पास तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो मेरे पास तो 56। इसको आप जोड़ोगे तो मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास तो 61। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा मेरे पास तो A+n-1 इंटू डी। मेरे प्यारे दोस्तों क्या दोस्तों, ये होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, और ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ये मुझे यहाँ पर अब की बार लग रहा है। ठीक है,
तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कैलेंडर का 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था। क्या था दोस्तों? बृहस्पतिवार था। तो 2 मार्च 2003 को कौन सा वार था मेरे प्यारे दोस्तों? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए 30 जनवरी 2003, सबसे पहले तो आपको देखिए जिस चीज़ में आपकी फरवरी आ रही है तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो 2003 कौन सा साल है मेरे पास? तो साधारण वर्ष है। क्यों है? क्योंकि हम इनके पिछले 2 अंकों में यहाँ पर कि 0 और 3 में 4 का भाग लगाते हैं तो मेरे पास तो यहाँ पर क्या देखते हैं, 4 का भाग नहीं जाता है। 4 का भाग नहीं जाता है मतलब कि ये क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष है, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे पास तो 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार था, ठीक है। अब बचे कितने दिन मेरे पास? तो जनवरी में 1 दिन बचा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों फरवरी कितने की? 28 की। सिंपल वर्ष है तो आपका 28 होगा। 2 मार्च है तो 2 यहाँ पर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के पार्टिसिस को काटा तो ये तो 0 से शेषफल बचा। यहाँ पर बचे 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किया हुआ है मेरे पास तो, है ना। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है पिछली क्लासों में। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे पास तो क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पर आपके शेषफल बचे हैं। तो 3 शेषफल बचे हैं तो गुरुवार के आगे आप गिन लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो रविवार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दी गई विकल्प में से आपको चुनना है कि भिन्न कौन सा है, बताइएगा। नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल या फिर आचार्य कृपलानी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो जो नेहरू हैं मेरे पास तो प्रधानमंत्री, और राजा जी की बात करें तो गवर्नर जनरल, और पटेल की बात करें तो मेरे पास तो सरदार पटेल की बात करें तो गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास तो आचार्य कृपलानी है जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। माधवी राहुल की बहन है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, बताइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, माधवी है जो कि राहुल की क्या है? बहन है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, देखिए माधवी की नानी की एकमात्र बेटी उस माधवी की माँ होगी। माधवी की माँ है जो कि राहुल से किस प्रकार संबंधित होगी? तो मेरे पास तो ये दोनों बहन भाई है तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों के माई होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक कंपनी में प्रतिदिन प्रत्येक महिला 20 बर्तन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 बर्तन बना सकती है जबकि प्रत्येक पुरुष, ठीक है ना, जबकि प्रत्येक पुरुष 10 बर्तन प्रतिदिन, कुल बर्तन है जो कि आपका 1.20 बनने चाहिए, ठीक है ना। यह भी आवश्यक है कि सभी महिलाएं मिलकर ठीक 60 बर्तन प्रतिदिन बनाए, और इसको पूरा करने के लिए कितने पुरुष को काम पर लगाना चाहिए, बताइएगा दोस्तों। देखिए हम बात करें यहाँ पर तो देखिए प्रतिदिन महिलाएं मेरे पास तो देखिए 60 बर्तन बना सकती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक महिला है जो कि 20 बर्तन है जो कि प्रत्येक दिन में, एक दिन में 20 बर्तन बना सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें तो टोटल कितने बर्तन बनाने हैं? 60 बर्तन है जो कि प्रतिदिन बनाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करें तो 60 बर्तन प्रतिदिन है जो कि कितनी महिलाएं बना सकती है? 3 महिलाएं बना सकती है, क्योंकि एक है जो कि 20 बनाती है
तो प्रतिदिन 60 बना सकती है 3 महिलाएं। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बचे हुए की हम बात करें, ठीक है ना, बचे हुए की हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या बनाएंगे? पुरुष। बचे हुए हमारे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए 120 है, ठीक है ना, 1.20 नहीं है, 120 है, ठीक है, 120 है। तो 120 टोटल आपको बनाने हैं, ठीक है। और 60 तो मेरे पास तो आपको यहाँ पर बोला गया कि 60 बर्तन तो महिलाएं बनाएगी प्रतिदिन। उसके अलावा मेरे पास तो कितने बचे? 60 बचे, ठीक है। उसके अलावा 60 बचे। प्रत्येक पुरुष एक दिन में कितने बनाता है मेरे पास? तो 10 बनाता है। तो 6 पुरुष हैं मेरे पास तो कितने बना देंगे? 60 बर्तन बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे पास तो कितने पुरुषों को काम पर लगाना चाहिए? तो मेरे पास तो 6 पुरुषों को काम पर है जो कि लगाना चाहिए। आ गई बात समझ में? सिंपल सा प्रश्न है और ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने फेवरेट क्वेश्चन है मेरे पास तो राजस्थान का, ठीक है ना। 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती हैं, तो 100 चूहों को 100 सेकंड में पकड़ने के लिए कितनी बिल्लियों की आवश्यकता होगी? बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है मेरे पास तो। देखिए 10 बिल्लियां हैं, 10 चूहों को 10 सेकंड में पकड़ती है, तो मेरे पास तो 100 चूहों को 100 चूहों को 100 सेकंड में कितनी बिल्लियां पकड़ेगी? बिल्लियों की आवश्यकता कितनी होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 10 बिल्लियाँ ही होगी, ठीक है ना। 10 सेकंड में मेरे पास तो 100 सेकंड में 100 चूहे पकड़ पाएंगी, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने पकड़ेगी? 10 सेकंड में कितने पकड़ेगी मेरे पास तो? 10। तो 10 को यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास तो? 10 गुना हो गया ना, टाइम भी यहाँ पर क्या हो गया? 10 गुना हो गया है। बिल्लियाँ तो उतना ही रहेगी। आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 आंसर नहीं देना है मेरे पास तो, सब लगभग विद्यार्थी 100 आंसर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखिए, ऐसे ढीले मत बैठिए मेरे प्यारे दोस्तों, जोश जुनून वही रहना चाहिए जो कि पहले था, ठीक है ना, अंतिम तक वही जोश रहना चाहिए। चलिए शब्द को चुनिए कि जो दिए गए अक्षर है उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए LIER, आर, ये आर नहीं है मेरे पास तो, इसके अंदर पूरे में आर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दीजिएगा। अनिल कमल से बड़ा है, कमल श्यामल से छोटा है, श्यामल अनिल से बड़ा है, विमल और कमल जुड़वा है, सबसे बड़ा कौन है? देखिए अनिल है मेरे पास तो, कमल से बड़ा है, कमल से बड़ा है, कमल है जो कि श्यामल से छोटा है, कमल है जो कि श्यामल से छोटा है, तो श्यामल से छोटा है मेरे पास तो, इसका मतलब ये कमल है जो कि श्यामल से छोटा है, श्यामल है जो कि अनिल से बड़ा है, तो अनिल से बड़ा मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विमल है, विमल और कमल जुड़वा है, विमल और कमल जुड़वा है मतलब कि यहाँ पर आएंगे। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा श्यामल है मेरे पास तो। क्या दोस्तों? श्यामल है। कौन सा है? श्यामल। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक विद्युत यंत्र प्रत्येक 60 सेकंड के पश्चात ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रत्येक 62 सेकंड के उपरांत अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है, और अन्य प्रत्येक 62 सेकंड में उपरांत है जो कि अपनी ध्वनि है जो कि उत्पन्न करता है। दोनों ध्वनियों की जो कि साथ साथ में यहाँ पर 10 बजे प्रातः जो कि सुनी गई है, तो अगले कौन से शीघ्र समय पर है जो कि वो परस्पर साथ साथ बोलेगी। देखिए मेरे पास तो एक तो है 60 सेकंड पर है जो कि वो बोलती है, और एक 62 सेकंड पर बोलती है। तो मेरे पास तो एक ऐसा समय था 10 बजे
10 बजे मेरे पास तो उन दोनों को क्या किया किया था, साथ में शुरू मेरे पास तो क्या बोला गया था, दोनों में अलार्म बोला है, दोनों में ध्वनि बोली। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जब वो दोनों की ध्वनि है जो कि साथ में बोलेगी, बताइएगा, बताइएगा मेरे पास तो। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो इनका कॉमन जो होगा, ठीक है ना, 60 और 62 का जो एलसीएम होगा, ठीक है ना, उसके अनुसार हम यहाँ पर सेकंड की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी बजे मेरे पास तो 10 बजकर 31 मिनट पर आपका क्या बोलेगा दोस्तों, दोनों घड़ियाँ हैं की साथ में हैं की बोलेगी। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, 60 सेकेंड और 62 सेकेंड, ठीक है, का हम लेसे पे लेते हैं तो मेरे पास तो आता है 1860। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हम विद्युत यंत्र की बात करें, जो भी घड़ी है या फिर विद्युत यंत्र है, ठीक है ना, उसकी हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, या तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास तो, ये इतने सेकंड इसका मतलब होता है 31 मिनट, ठीक है ना, 31 मिनट बाद में जो कि वो ध्वनि है जो कि निकलेगी। आगे बात समझ में, एलसीएम लेना है बस, वो कुछ नहीं करना है। आ रही बात समझ में, ये इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास तो, इसका मतलब हुआ 31 मिनट, ठीक है। एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है बस, क्योंकि दोनों का कॉमन होगा तभी तो ये बजेगी। चलिए यहाँ पर बताइएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए मेरे पास तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आप खुद ही गिनोगी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि जिसका आंसर नहीं आता है वो बाद तक गिनते रहेगा लेकिन गिनोगे आप ही, ठीक है ना। चलिए 18 ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 18 आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नाइट का कोड आपको दे रखा है, टुडे का आपको निकालना है। चलिए निकालिए जल्दी से। देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर नाइट का कोड क्या होता है मेरे पास तो, एन का 14, आई का 9, जी का 7, इसका 8 और इसका T20। देखिएगा मेरे पास तो, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो इसको मैं जोड़ लूँ तो मेरे पास तो 5 हो जाएंगे, इसका 9 का 9, 7 को यहाँ पर गायब भी कर दिया गया है, 8 का 8 लिख दिया, और इसको मैं जोड़ूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम टुडे का कर लेते हैं, ठीक है ना। टुडे का कैसे करें मेरे पास तो, चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 7 का या मेरे पास तो 7 आना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है मुझे लग रहा है, देखिए ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। चलिए चलिए इसी प्रकार से हम इसी को लिख देंगे टुडे को, ठीक है। टुडे का कोड क्या लिखेंगे मेरे पास तो, 20 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ओ 15, 15 का मतलब कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, वाई का 25 मतलब कि 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, 7 आएगा। हरी बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41। राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है, अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है, तो औसत गति बताइएगा मेरे पास तो, औसत गति बताइएगा मेरे पास तो। औसत गति निकालने के लिए मेरे पास तो क्या करोगे, जितने भी आपको दूरी दे रखी है उसमें भाग लगा दोगे टाइम का, ठीक है। तो देखिए 650 किलोमीटर की यात्रा की पहले, उसके बाद में 940 किलोमीटर की यात्रा, और 5 घंटे और 10 घंटे, तो इनका आंसर निकाल लीजिए मेरे पास तो कितना हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर आप निकालोगे मेरे पास तो आपका आंसर आ जाएगा 106 किलोमीटर प्रति घंटा,
106 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है रेलगाड़ी। कौन सी राजधानी एक्सप्रेस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक और 100 के बीच में उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 5, 7 से किसी एक से भी विभाजित नहीं होती है। मतलब कि किसी से भी विभाजित नहीं होती है। बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों। देखिए आपको पूछा यहाँ पर किसी से भी विभाजित नहीं होती है। विभाजित नहीं होती है मतलब कि हम देखिए 2, 3, 5 और 7, 7 के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों जितनी भी संख्या उनका थोड़ी देखेंगे, ठीक है ना। इनके अलावा जितनी भी उनका एक 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 करके थोड़ी निकालेंगे। दे आप यहाँ पर देख लीजिए 1 से 100 के बीच में मेरे पास तो कितनी संख्या होती है। मेरे पास तो ये टोटल संख्या कितनी है 100, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 100। अब 100 में से हम यदि इनके भाग किस किस में जाते हैं उनको इस 100 में से निकाल लेंगे तो हमारी जो बची जाएगी वो आ जाएगी हमारी जिसमें भाग नहीं जाता है। तो मेरे पास तो पहले तो आप निकालिए भाग किस किस में जाता है, कौन कौन से ये विभाजित होती है। 2 से मेरे पास तो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं मेरे पास तो 49। कितनी है दोस्तों 49 संख्याएं। कैसे, क्योंकि हर एक में भाग यहाँ पर जो कि जाता है आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 49 संख्या ऐसी है जिसमें 2 का भाग जाता है। 3 से विभाजित होने वाली की बात करें तो मेरे पास तो कितनी है 7 संख्याएं हैं। 5 से विभाजित होने वाली की बात करें तो 6, 7 से विभाजित होने वाली की बात करें तो 4, और इनका आप योग करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 76। इतना ही आ रहा है 50, 60, बिल्कुल 76 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 76 क्या है मेरे पास तो 2, 3, 5 और 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो नहीं होने वाली मेरे पास तो 100 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो। चलिए देखिएगा मेरे पास तो 4 प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, 16 गुणे का अर्थ है मेरे पास तो भाग, और भाग का अर्थ है प्लस, और आपका यहाँ पर क्या दे रखा 8, और माइनस का अर्थ है आपका गुणा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 1 बचा, 2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया 16, 16, और ये यहाँ पर कितना हो गया 17, 18, 18, और यहाँ पर ये 4 कितने हो गए 22, 22 माइनस 1 कितना हो गया 21। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चलिएगा देखिए यहाँ पर आपको, चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। समीकरण दे रखे हैं आपको 3, और आपको चौथे का बताना है कि किस प्रकार से आंसर आएगा। चलिए बताइएगा दोस्तों जल्दी से। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहला देखिए समीकरण 70 गुणा 20 बराबर दे रखा 45। इसको यदि आप मेरे प्यारे दोस्तों सोल्व करेंगे तो यहाँ पर संक्रिया में मैं बताऊँ तो 70 प्लस 20 बट्टा में 2 करूँ तो मेरा आ जाता है 45। इस गुणे, ये गुणा नहीं है मेरे पास तो, ये गुणा एक चिन्ह है, ठीक है ना। यहाँ पर संक्रिया आपको लगानी है कि कैसे क्या करोगे तब आपका 45 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैं 70 और 20 को जोड़ कर 2 का भाग लगाऊँ तो मेरा 45 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 14 प्लस 18 करके मैं 2 का भाग लगाऊँ तो मेरे पास तो 31 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों 31 आ रहा है। आ रहा है ना मेरे पास तो। चलिए उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 16 और 44 को जोड़ के मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरा 30 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 40 और क्या कर दीजिए मेरे पास तो 40 और 22 को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 31 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाते बताइएगा। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने पाया कि मैं निर्धारित समय से पहले ही पहुंच चुका हूं 2 दिन। तो आगामी जो बुधवार है को वहां पहुंचता तो मैं कितने दिन विलंब हो जाता बताइएगा। देखिए मेरे पास तो शुक्रवार को पहुंच चुका है, ठीक है, शुक्र को पहुंच चुका है। अब मेरे पास तो उसको जाना तो 2 दिन बाद में था, ठीक है ना, 1 और 2 दिन, इस दिन जाना था उसे, लेकिन वो पहुंच चुका है शुक्रवार को, मतलब कि 2 दिन पहले ही पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि शुक्रवार के बाद में शनिवार, उसके बाद में रविवार, उसके बाद में सोमवार, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बुध। अब ये आपको बोल रहा है कि मैं यदि बुधवार को जाता तो मैं कितने दिन लेट जाता, मतलब कि कितने दिन बाद में जाता या फिर विलंब हो जाती, मुझे बताइएगा। 1, 2 और 3, कितने दिन मेरे पास तो 3 दिन वो लेट हो जाता, मतलब कि 3 दिन बाद में वो जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में दुगुनी हो जाती है, इस प्रकार वह 10 घंटे में पूरा भर जाता है, तो बताइए कि वह आधा कितनी समय में भरेगा। बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आपका आ गया तो मेरे प्यारे दोस्तों मज़ा आ जाएगा करने में। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम में, तब मज़ा आ जाता है। टाइम जिसको आता है वो टाइम बिल्कुल सेकंडों में कर देगा, और जिसको नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों वो मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन किस किस को ये मस्त क्वेश्चन लग रहा है, शानदार सा क्वेश्चन लग रहा है, बताइएगा दोस्तों। देखिए किसी तालाब में पानी की जो हर मात्रा है वो हर घंटे में क्या बढ़ती है मेरे पास तो दुगुनी हो जाती है। देखिए पहले 1 था तो अब दूसरे घंटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इस प्रकार से बढ़ती जाती। तो मेरे पास तो आपको पूछा गया है कि आधा कब भरेगा। देखिए 10 घंटे में वो पूरा भरता है। कब दोस्तों? 10 घंटे में मेरे पास तो पूरा भर जाता है। तो 9वां जो घंटा था मेरे पास तो 9 घंटे में वो आधा भरा था, क्योंकि 9 के बाद में तो डबल हो जाता है। आधा भरा था तभी 10वें घंटे में डबल हो गया। आ रही है बात समझ में? 9वें घंटे में वो आधा भरा था तभी 10वें घंटे में डबल होगा, तभी पूरा भरीजेगा। आगे बात समझे? तो 9वें घंटे में वो क्या था मेरे पास तो आधा था, और 10वें घंटे में डबल हो गया तो क्या हो गया मेरे पास तो पूरा भर गया। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे पास तो देखिए मेरे पास तो मुस्कुराते रहिए और आंसर देते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है। अब मुस्कुराते हुए आंसर देते जाना है और बिल्कुल सफलता प्राप्त करनी है आपको, है ना। ऐसे हार नहीं माननी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी प्रकार से रोज़ मेरे साथ में 10 बजे जुड़ा करो मेरे पास तो। यदि 10 बजे जुड़ गए रोज़ 10 दिन तो मेरे पास तो नैया लग जाएगी आपकी पार, ठीक है ना, रीजनिंग में। और साथ ही साथ सारी की सारी क्लासें लेते रहें, और 8 बजे जीके में भी जुड़े मेरे पास तो, क्योंकि पिटारा खुलता है 8 बजे रात को, ठीक है ना, जीके का। चलिए कुल त्रिभुजों की संख्या बताइएगा मेरे पास तो। ये प्रश्न भी आप खुद करेंगे, आंसर बताऊंगा मैं तो ओनली 4, गिनोगे आप खुद। चलिए देखिए 12 हैं, देखिए गिन कर बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए। और उसके अलावा देखिए मेरे पास तो यहाँ पर 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, दर्पण में एक घड़ी यहाँ पर 11:20 प्रदर्शित करती है, तो समय क्या हुआ है मेरे पास तो बताएगा। दर्पण की बात की गई है तो यहाँ पर बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। दर्पण की बात करते हैं तो मेरे पास तो किस में से घटाते हैं? बिल्कुल किस में से? 11:60 में से। तो 11:60 में से मेरे पास तो 11:20 को घटा लीजिए,
तो आपके कितने बचे 40, यहाँ पर कितने बचे 0, 0 का मतलब है 12, ठीक है ना, 12:40 हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए हर 40 मिनट से बस है जो कि छूटती है। पूछताछ बाबू ने यात्री को बताया कि 10 मिनट पहले ही बस छूटी है। अब दूसरी बस है जो कि 9:45 पर आएगी। तो बताइए कि जो पूछताछ बाबू है उसने यात्री को यह जानकारी कितनी बजे दी थी। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बस है जो कि छूटेगी 9:45 पर, ठीक है। और इससे पहले वाली बस कितने बजे आई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 9 बजे, सॉरी 40 मिनट पर आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9:05 पर है जो कि पहली बस आई थी, इससे पहले वाली। आ रही बात समझ में? 40 मिनट पर हर बस आती है, तो 40 मिनट पहले की बात करें तो 9:05 पर ये कौन सी बस आई थी? इससे पहले वाली जो छूट चुकी थी। और बाबू ने बताया कि 10 मिनट पहले ये बस की जो जा चुकी है, मतलब कि 9:15 पर है जो कि बाबू ने बताया है कि 9:05 पर वो बस जा चुकी है, 10 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो 9:15 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई घड़ी है 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे इसी प्रकार से बजती है। एक दिन में वह घड़ी कुल कितनी बार बजती है मेरे दोस्तों? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए किस प्रकार से बजेगी वो। एक घड़ी है, ठीक है ना, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो इस प्रकार से क्या बनेगी मेरे पास? तो एक सीरीज यहाँ पर बन जाएगी, 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करें तो देखिए 2 गुणा, मेरे पास तो यहाँ पर देख लीजिए कितने घंटे कितने होते हैं मेरे पास। तो यहाँ पर आपको बोलेगी एक दिन में वह घड़ी है कि कुल कितनी बार बजेगी। तो मेरे पास तो घंटे कितने 12, 12 + 1 13/2, आपका आंसर आ जाएगा 156। आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बार वो क्या होगी? घड़ी है जो कि बजेगी। आ गई बात समझ में? ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए मेरे दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यदि आप रेगुलर रूप से ले रहे हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।